नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पिछले 24 घंटों में 1% से अधिक की गिरावट के साथ लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज ने वापसी की है, क्योंकि इन्वेस्टर का ध्यान इस वीक हुए की डेटा इवेंट से हट गया है। दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इसी तरह के टोन देखे गए। यूएस में ब्रॉडर मार्केट्स नरम कारोबार कर रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स 0.2% नीचे थे। S&P 500 फ्यूचर्स 0.3% गिर गए और नास्डैक 100 फ्यूचर्स को 0.4% नीचे जाते हुए देखा गया। आने वाले हफ्ते में ट्रेडर्स का ध्यान कुछ अर्निंग्स रिजल्ट्स पर केंद्रित रहेगा। इसके अलावा बारीकी से देखी गई घटनाओं में दिसंबर के ट्रेड बैलेंस, होलसेल इन्वेंट्रीज, जॉबलेस क्लेम्स और मिचिगन की कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस और सेंटिमेंट सर्वेज शामिल होंगे। इसके अलावा फेड के पोएल और वॉलर के साथ साथ FOMC मेंबर विलियम्स के स्पीचेस पर भी इंटरेस्ट रेट्स के फ्यूचर पाथ में क्लूज के लिए नजर रखी जाएगी। बिटकॉइन हाल ही में 0.89% गिरकर $23,059 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम 1.37% गिरकर $1,640 के करीब ट्रेड कर रहा था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 1.16% गिरकर कुल $1.07 ट्रिलियन हो गया है। इसके साथ टोटल क्रिप्टो वॉल्यूम 25.77% बढ़कर $48.52 बिलियन हो गई है। इसमें से DeFi का 10.96% है, जिसकी टोटल वॉल्यूम $5.32 बिलियन है, जबकि स्टेबल कॉइन्स टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 86.68% बनाते हैं, जो $42.05 बिलियन है। 41.52% के करंट डोमिनेंस के साथ बिटकॉइन पिछले दिन से 0.01% अधिक है। इस बीच इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX और बाइनेंस के बीच लड़ाई ने एक बदसूरत मोड़ ले लिया है। WazirX को अपने सभी फंड्स को बाइनेंस से मूव करने के लिए कहा गया है। वहीं लोकल ट्रेडर्स RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग पर नजर रखेंगे, जो आज से शुरू हो रही है। FTX फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड और फॉर्मर एग्जीक्यूटिव गैरी वांग द्वारा को-फाउंडेड एमरजेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज ने 3 फरवरी को चैप्टर 11 बैंकरप्सी की घोषणा की है। एमरजेंट फिडेलिटी वह कंपनी थी जिसके पास रॉबिनहुड मार्केट स्टॉक के 56 मिलियन शेयर थे। एसेट ने FTX क्रेडिटर्स के लिए लाए गए मूल्य के कारण जल्दी से कई कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया। शेयर्स को क्रिप्टो करेंसी लेंडर BlockFi के कोलैटरल के रूप में भी प्लेज किया गया था, जो पिछले साल बैंकरप्ट हो गया था। ऐसे में बैंकमैन-फ्रीड ने तर्क दिया कि उन्हें शेयर्स की ओनरशिप रखनी चाहिए। बहरहाल जनवरी में फेडरल अथॉरिटीज ने एसेट्स पर नियंत्रण कर लिया है। आज के क्लोजिंग प्राइस पर उन 56 मिलियन रॉबिनहुड शेयर्स का मूल्य $600 मिलियन से ज्यादा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार एमरजेंट फिडेलिटी की एकमात्र अन्य एसेट $20.7 मिलियन कैश में है। बैंकमैन-फ्रीड के पास 90% एमरजेंट फिडेलिटी है, बाकी 10% FTX के को-फाउंडर वांग के पास है। एमरजेंट फिडेलिटी का बैंकरप्सी फाइलिंग तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सका इस समय, इसलिए ये साफ नहीं है कि एमरजेंट किन डेट्स का दावा कर रहा है। FTX के फाउंडर और फॉर्मर CEO सैम बैंकमैन-फ्रीड या उनके रेजिम में अन्य लोगों के निर्देशन में कैंडिडेट्स और हाथों में लाखों डॉलर फ्लो होने के बाद रविवार को उन्होंने राजनीतिक दुनिया को बताया कि बैंकरप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज अपना पैसा वापस चाहता है। FTX के न्यूली अपॉइंटेड CEO जॉन J. Ray Freed, जिन्हें एक्सचेंज के चैप्टर 11 बैंकरप्सी की निगरानी के लिए रखा गया, उन्होंने नवंबर में एक्सचेंज के कोलैप्स के बाद एक्सचेंज से जुड़ा डोनेशन वापस किए जाने की बात कही थी। लेकिन रविवार का बयान दृढ़ था, जिससे किसी भी तरह के कंट्रीब्यूशंस और पेमेंट्स को 28 फरवरी तक जाने की बात कही गई थी। कंपनी ने यह भी दोहराया है कि जिन रेसिपिएंट्स ने FTX से जुड़े फंड्स को चैरिटी जैसे थर्ड पार्टीज को डोनेट कर दिया, वे बाहर नहीं हैं और कंपनी पैसे को रिकवर करने की तलाश करेगी। ब्लॉकचेन स्केलिंग सिस्टम के मेकर स्टाकवेयर, जिसकी कीमत पिछले साल $8 बिलियन थी, ने 6 फरवरी को अपने कोर क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर टूल को ओपन करने की योजना की घोषणा की है। स्टाकवेयर की टेक्नोलॉजी इथेरियम की स्केलेबिलिटी इश्यूज को एड्रेस करती है, जो धीमे प्रवाह और उच्च गैस या ट्रांजैक्शन फीस का कारण बनती है। इसराइल के टेल अवीव में 2-डे स्टाकवेयर सेशंस 2023 इवेंट के दौरान इस खबर का खुलासा हुआ।
कंपनी के अनुसार ओपन सोर्स प्लान को लागू करने में समय लगेगा, लेकिन स्टाकवेयर डेवलपर्स के लिए पूरे टेक स्टैक को पारदर्शी बनाने के लिए कमिटेड है। ट्रेस नेटवर्क लैब्स ने हाल ही में अपने फैशन और लाइफस्टाइल पेरिस मेटावर्स में मैडम मेटा स्टोर लॉन्च किया, जिससे ये मेटावर्स में प्रेजेंस रखने वाला पहला इंडियन लग्जरी विमेन के कपड़ों का स्टोर बन गया है। मेटा स्टोर के प्री लॉन्च इवेंट को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। विजिटर्स ने एक इमर्सिव शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए मैडम मेटा स्टोर का पता लगाने के लिए मेटा क्वेस्ट VR हेडसेट का इस्तेमाल किया है। लिंक्डइन की एक पोस्ट के अनुसार ट्रेस नेटवर्क का फैशन मेटावर्स टू होम कैपेबिलिटीज की पेशकश करता है, जिससे यूजर्स मेटावर्स में प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं और उन्हें अपने दरवाजे पर पहुंचा सकते हैं। ट्रेस नेटवर्क एंटरप्राइजेस को इंटरनल या एक्सटर्नल गेटेड कोलैबोरेशंस, शॉपिंग आदि जैसे बिजनेस रिलेटेड मेटावर्स एक्सपीरियंसेस लॉन्च करने के लिए एक एंटरप्राइजेस कॉम्प्रिहेंसिव सूट प्रदान करता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल पुलिस एजेंसी इंटरपोल इस बात पर गौर कर रही है कि वे मेटावर्स में अपराधों की जांच कैसे कर सकते हैं। इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल योर्गन स्टॉक ने BBC को बताया कि एजेंसी सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को जवाब देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जो अपराध करने के लिए अवेलेबल किसी भी नए टेक्नोलॉजिकल टूल को अपना रहे हैं। इंटरपोल का VR स्पेस पुलिस ऑफिसर्स को ये एक्सपीरियंस करने की अनुमति देता है कि मेटावर्स कैसा हो सकता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि कौन से अपराध हो सकते हैं और उनकी निगरानी कैसे की जा सकती है। कोरियन मोबाइल कंपनी सैमसंग ने घोषणा की है कि वह जल्द ही मेटावर्स और VR हेडसेट्स के लिए मार्केट में उतरेगी। कंपनी ने घोषणा की है कि वह पहले से ही एक्सटेंडेड रियलिटी हार्डवेयर पर काम कर रही है, जिससे VR हेडसेट का विकास शामिल है। सैमसंग मोबाइल एक्सपीरियंसेस के हेड TM रो ने पुष्टि की कि इस तरह के डिवाइस पर काम चल रहा है, लेकिन रिलीज की तारीख नहीं दी गई है। हालांकि उन्होंने क्वालकॉम, फैबलेस चिप मेकर और गूगल को पार्टनर के रूप में मेंशन किया है। रो ने स्पष्ट किया कि सैमसंग ने मार्केट में प्रवेश करने में देरी की क्योंकि मार्केट अभी भी तैयार नहीं था और कॉम्पिटिटर्स द्वारा लॉन्च किए गए दूसरे सिमिलर डिवाइसेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। सैमसंग उन मैन्युफैक्चरर्स की रैंक में शामिल हो गया है जिन्होंने पहले ही मेटा और HTC जैसे मेटावर्स डिवाइसेस जारी कर दिए हैं, साथ ही जो निकट भविष्य में ऐसा करने की योजना बना रहे हैं, जैसे कि एप्पल। रो के मुताबिक सैमसंग का नया डिवाइस एक क्वालकॉम चिप द्वारा पावर्ड होगा, जिसे विशेष रूप से वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशंस में बेटर परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये गूगल पावर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएगा। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX ने कहा कि ये बाइनेंस के साथ अपने ऑपरेशंस के लिए रखे गए फंड्स को दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर रहा था, क्योंकि बाइनेंस ने कहा कि दोनों कंपनियों के बीच उनके संबंधों को लेकर चल रहे विवाद की वजह से ये सर्विस में कटौती कर रहा है। WazirX ने एक ट्वीट में कहा कि ये फंड ट्रांसफर करने की प्रोसेस में था और घंटों के भीतर काम पूरा होने की उम्मीद थी। यूजर्स हमेशा की तरह ट्रेड करना, डिपॉजिट करना और फंड्स विड्रॉ करना जारी रख सकते हैं। आगे उन्होंने ट्वीट में कहा कि आपके फंड हमारे पास सुरक्षित हैं। ट्रांसफर किए गए फंड्स की राशि का खुलासा नहीं किया गया था और बाइनेंस ने शुक्रवार की शुरुआत में एक ब्लॉग पोस्ट में खुलासा किया कि उसने WazirX के ओनर जानमाय लैब्स को उस अकाउंट से फंड्स निकालने के लिए कहा था, जिसका इस्तेमाल उसने एक्सचेंज के ऑपरेशंस के लिए किया था, जिसमें कहा गया था कि बाइनेंस का एलिजिड रोल और WazirX एक्सचेंज के ऑपरेशंस की जिम्मेदारी से संबंधित मिसलीडिंग क्लेम्स हैं। बाइनेंस ने कहा कि उसने जानमाय वॉलेट सर्विसेज सिर्फ WazirX एक्सचेंज के अपने ऑपरेशंस के लिए एक टेक सॉल्यूशन के रूप में प्रदान की है और इसने WazirX ऑपरेशंस को कभी भी मैनेज या कंट्रोल नहीं किया। ब्लॉकचेन क्रेडिट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म RWA.xyz के डेटा के मुताबिक 2 लेंडिंग पूल्स में $5.8 मिलियन का लोन डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्रोटोकॉल सेंट्रीफ्यूज पर बकाया है। सेंट्रीफ्यूज के लोन डैशबोर्ड के मुताबिक डिस्ट्रेस डेट में कंज्यूमर लोन्स के साथ साथ इनवॉइस और ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंसिंग शामिल है। हालांकि सेंट्रीफ्यूज ने एक ईमेल में डिस्ट्रेस डेट की पुष्टि की कि प्रोटोकॉल के रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वेस्टर्स और एसेट ओरिजिनेटर्स के बीच चर्चा में शामिल नहीं है। सेंट्रीफ्यूज पर अनपेड लोन्स दूसरे डेट रिडन लेंडिंग प्रोटोकॉल से अलग होते हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म पर ओरिजिनेटेड लोन्स को क्रिप्टो मार्केट की वॉलेटिलिटी से अलग माना जाता है।
RWA.XYZ पर डेटा के मुताबिक टोटल $5.1 मिलियन के पूल में सभी 16 एक्टिव लोन्स अपनी रीपेमेंट डेडलाइंस पार कर चुके हैं। कुछ लोन्स 150 दिनों से ज़्यादा समय से बकाया हैं। जापानीज आर्टिस्ट तकाशी मुराकामी ने नॉन फंजिबल टोकन से लिंक्ड रियल वर्ल्ड वॉचेस का एक नया कलेक्शन रिलीज करने के लिए स्विस लग्जरी वॉच मेकर हबलॉट के साथ मिलकर काम किया है। नया कलेक्शन हबलॉट के और मुराकामी के बीच चौथा आर्टिस्टिक वेंचर है, जिसमें 13 यूनिक NFTs शामिल हैं जो 1970s के जापानीज वीडियो गेम्स और टेलीविजन शो से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा NFTs को क्लासिक फ्यूजन तकाशी मुराकामी ऑल ब्लैक वॉच के बाद भी तैयार किया गया है, जिसे जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। NFTs 13 फिजिकल वॉचेस से बंधे हैं जो अप्रैल में जेनेवा में वॉचेस एंड वंडर्स 2023 ट्रेड शो में पहली बार प्रदर्शित होंगी। हर डिजिटल रेप्लिका को एक यूनिक रेनबो ह्यू में पेश किया जाता है और इसमें मुराकामी का आइकॉनिक स्माइलिंग फ्लावर एम्ब्लम होता है। अप्रैल 2022 में जारी 324 मुराकामी और हबलॉट NFTs में से एक को खरीदने वाले कलेक्टर्स के लिए 13 में से 12 टाइम पीसेस एक्सक्लूसिवली अवेलेबल करवाए जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।